फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की मैं आपको बता दूं 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी हम पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड का बेसिक मीनिंग है हमारे आसपास की दुनिया। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज है, टेम्परेचर है, लाइट है, तो इन सब के लिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे फिजिकल वर्ल्ड को। और इस चैप्टर को स्टडी करने का रीजन ये है कि आपको ये समझ में आए कि साइंस क्या होती है और फिजिक्स क्या होती है। और फिजिक्स में हम अब आगे 2 साल के अंदर 11th और 12th में किस किस तरह के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो एक छोटा सा चैप्टर है जो आपको जस्ट ये इंट्रोडक्शन देगा कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स और क्या क्या चीज हम स्टडी करेंगे 11th और 12th के अंदर। और ये फिजिकल वर्ल्ड, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप कुछ बातें सुनिए। जैसे कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंटरनल वर्ड और एक होता है एक्सटर्नल वर्ड। इंटरनल वर्ड वो होता है जिसमें हमारा बिहेवियर आता है, हम क्या सेंस करते हैं और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, हमारा बिहेवियर कैसे है, व्यवहार कैसे है दूसरों के साथ, और हम क्या सोचते हैं, दैट इज इंटरनल वर्ड, दैट इज इंटरनल वर्ड। और दूसरा जो वर्ड है वो है एक्सटर्नल वर्ड। एक्सटर्नल वर्ड हम लोग कैसे सेंस कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए सेंसर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंसर है हमारी आईज जो है वो लाइट एनर्जी को सेंस कर सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो लाइट एनर्जी को हम सेंस कर पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द आईज के थ्रू हम लोग इसको सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी सेंस कर सकते हैं वो है टेम्परेचर। हमारी स्किन, या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास क्या टेम्परेचर है। जैसे बाहर निकलते हैं तो गर्मी लगती है, अंदर आकर के एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो हमें कोल्डनेस फील होती है। इसी तरह से अगर किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो वो हॉट फील होता है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो सेंस है, टेम्परेचर का जो सेंस है, वो भी हम स्किन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये दूसरे तरह का हमारा रिसेप्टर है। और इसी तरह से जो थर्ड सेंसर है वो है हमारा ऑल्फैक्टरी सेंसर। ऑल्फैक्टरी का मीनिंग होता है सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी का बेसिक मीनिंग है सेंस ऑफ स्मेल। तो हम नोज के थ्रू पार्टिकल्स को सेंस कर सकते हैं। जैसे कि किचन में खाना बन रहा है तो उसके कुछ पार्टिकल हमारे नोज में जाते हैं और नोज के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सेंसर्स होते हैं, इनके थ्रू हम उनको सेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है गस्टोटरी रिसेप्टर। ये हमारी टंग के अंदर होता है, हमारी जीभ में होता है, जिससे हम लोग मटेरियल का टेस्ट पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 सेंसर्स हैं और हम जिस भी मटेरियल को सेंस कर पा रहे हैं, जैसे कि लाइट को सेंस कर रहे हैं, इसी तरह से हम साउंड को सेंस कर सकते हैं, वॉइस को सेंस कर सकते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की वॉइस है तो श्रिल सुनाई देती है, लो फ्रीक्वेंसी की वॉइस है तो हैवी सुनाई देती है, भारी सुनाई देती है। तो ये जो सेंसर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को जानने के लिए। हम जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं इन सेंसर्स के थ्रू करते हैं। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस है, हमारी जो भी सेंसेस वर्क कर रही है, दिस इज ड्यू टू द सेंसर, 5 सेंसर। और ये जो 5 सेंसर है वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। टेस्ट के बारे में, साउंड एनर्जी के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, लाइट के बारे में। इसके अलावा हम लोग सेंस कर सकते हैं स्मेल को, गस्टोटरी, मटेरियल का टेस्ट पता लगा सकते हैं। तो ये जो भी सेंसर्स हैं ये हमें किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में। अब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है? साइंस क्या होती है इसके बारे में देखिए। तो साइंस जो है वो सीनीटिया वर्ड से बना है और इसको सिनीशिया भी बोला जाता है। ये एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है टू नो, जानना, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, कि हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, इसको जानना, इसको साइंस बोला जाता है। और हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर हमें नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को गेन करना। स्टूडेंट, इज देयर any problem in audio or video? Then you can raise your hand. If any student have problem in audio or video, then raise your hand.
Okay, one student is raising hand. Please raise your hand if I am audible to you and visible to you. Audio video अगर clear आ रही है, please student, all students raise your hand. All students. Okay, thank you. देखिए मैं आपको बता रहा था कि साइंस वर्ड सिनिटिया वर्ड से बना है विच इज ए लैटिन वर्ड, और इसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। अपने आसपास फिजिकल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी फिनोमेना चल रहे हैं, उसके बारे में जानना, दैट इज नोन एज साइंस। संस्कृत में इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विज्ञान, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान लेना, विज्ञान, आसपास के फिजिकल वर्ल्ड से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से नॉलेज को गेन करना, दैट इज ऑल्सो साइंस। सो दीज आर द वर्ड्स वी यूज फॉर साइंस। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखिए। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। किसके लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल फिनोमेना को। See, it is written here, science is a systematic knowledge. Science is a systematic knowledge acquired through observation and experiences. साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, नॉलेज लेने का तरीका है। किसकी नॉलेज? नेचुरल फिनोमेना की, आसपास जो भी घटनाएं चल रही है उसकी नॉलेज लेना। किसकी हेल्प से? ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से और एक्सपीरियंस की हेल्प से। जैसे कि हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, मैं जब किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन कि वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। अब इसके क्वेश्चंस उठेंगे कि वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है हमेशा, तो अब इसके बारे में हम थ्योरी लिखेंगे कि हाँ, इसका रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ की तरफ फॉल होते हैं जब भी उनको रिलीज किया जाता है। तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हैं, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपीरियंसेस के थ्रू। किसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं? किसको अंडरस्टैंड करने के लिए? नेचुरल फिनोमेना। फिनोमेना मतलब घटना, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमेना, इन एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल। और जितनी भी डिटेल में हम इसको स्टडी करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो साइंस आपको समझ आ रहा है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया ऐसा ऐसा होता है तो हम लोग मान लेंगे, नहीं, ये अभी नहीं चलता, ये पहले चलता था। जैसे कि एरिस्टोटल के टाइम पर, लगभग 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, एरिस्टोटल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई थी। जैसे कि उन्होंने बोला था कि अर्थ सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ घूमता है, रिवोल्यूशन करता है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि सन एक तरफ से राइज होता है, दूसरी तरफ सनसेट हो जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये बोला कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन ये थ्योरी तो गलत थी, लेकिन लोगों ने इसको माना, काफी टाइम तक माना। और तो एरिस्टोटल को हम लोग साइंटिस्ट नहीं बोलते, उनको हम लोग बोलते हैं फिलोसफर। वो अपनी फिलोसफी देते थे, बड़े बुजुर्ग जो बोल देते थे लोग उसको मान लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। आपको किसी भी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसका रीजन देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज साइंस। ये साइंस होती है। अब साइंस को स्टडी करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के कुछ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड स्टेप इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, quantitative and qualitative reasoning।
Fourth step. Fourth step is mathematical modeling. Mathematical modeling. And the fifth step is prediction. Last step is verification or falsification of the theory. देखिए अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है। मैंने अभी आपको बताया साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, तो सिस्टमैटिक नॉलेज लेने के कुछ स्टेप्स होंगे और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड। पहले ये सब नहीं होता था, अभी हम लोग एक मेथड को यूज करते हैं। अगर किसी भी साइंटिस्ट को कोई थ्योरी प्रूफ करनी है तो उसको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। इस मेथड से ये स्टेप्स को फॉलो करेगा और प्रूफ करके बताएगा कि मैंने जो भी आपको थ्योरी दी है वो इस तरह से होती है और ये इसका वेरिफिकेशन है। सो साइंटिफिक मेथड इज ए मेथड टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। देखिए साइंटिफिक मेथड एक मेथड है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल फिनोमेना को विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। हम इसमें कुछ इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए स्टेप्स को यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अपने आसपास की घटनाओं को देखना। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए, हम लोग देखते हैं थंडरस्टॉर्म आता है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। इसके अलावा दूसरा ऑब्जर्वेशन है जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है। और ऑब्जर्वेशन सुनिए, हमारे आसपास जो भी मटेरियल है वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। और रेनबो बनता है, बारिश आती है, सनलाइट पड़ती है, उस समय पर आपको रेनबो दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सब हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो हम किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को पकड़कर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, वो नीचे की तरफ गिरता है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और इसको मैंने ऑब्जर्व किया, हमारे आसपास देखा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज किया जाता है इट विल फॉल डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ वो गिरता है। अब इसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब यही ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करके देखेंगे लेबोरेटरी के अंदर। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, हम आसपास की कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने इस लेबोरेटरी के अंदर ये टेम्परेचर को कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। पहले जो ऑब्जर्वेशन की थी वो की थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, अभी मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तब मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, देखा अभी भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है और उसी वेलोसिटी के साथ गिरता है, सेम वेलोसिटी के साथ। तो हमें समझ में आया कि ये जो डाउनवर्ड फॉल होने की घटना है इसका रिलेशन टेम्परेचर से नहीं है। टेम्परेचर कितना भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड ही गिर रहा है। इसी तरह से हमने और क्वांटिटीज को चेंज किया, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर हमने लाइट एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। पहले 100 वॉट का एक बल्ब लगा हुआ था, अब हमने चारों तरफ 100 वॉट के बहुत सारे बल्ब लगा दिए। अब देखा कि इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही छोड़ता हूं फिर डाउनवर्ड गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो हमने एनर्जी को बढ़ाया, लाइट एनर्जी को बढ़ाया, तब देखा तब भी ये एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट दे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड गिरने का रिलेशन लाइट एनर्जी से भी नहीं है, टेम्परेचर से भी नहीं है, प्रेशर से भी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लग रहा है, हम अलग अलग कंडीशंस को कंट्रोल करके ये देख रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि किस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो रही है, किस कंडीशन में जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हो रही है। तो हमने टेम्परेचर चेंज करके देखा, ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुई। तो डायरेक्टली हमें पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एनर्जी इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब हम बताएंगे क्वांटिटी कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्वांटिटीज बतानी पड़ेगी, फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन करने के लिए अब एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेंगे। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया, देखा ये जो ऑब्जेक्ट था ये 1 किलोग्राम का था,
1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जैसे रिलीज किया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हुआ और हमने ये नोटिस किया कि इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो है इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। इसके बाद हमने एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया 5 किलोग्राम का, देखा अब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है 15 न्यूटन का। तो यहां से डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर, तभी तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लग रहा था, 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लग रहा था। तो फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे। इसी फोर्स के कारण तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आते हैं? रेस्ट से मोशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा होगा। और फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इस एक्सपेरिमेंट से समझ आया, मास पे डिपेंड करता है। क्या सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है या दूसरा ऑब्जेक्ट जो अर्थ है उसके मास पे भी डिपेंड करेगा? तो आंसर है अर्थ के मास पे भी डिपेंड करेगा। तो एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आता है कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास पर और सेकंड ऑब्जेक्ट के मास पर। तो इसको बोलने का मेथड क्या होगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अब और एक्सपेरिमेंट में देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास है m2 और दोनों को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दिया। देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर मास को चेंज करते हैं तो फोर्स भी चेंज हो जाता है, मास को चेंज करते हैं तो फोर्स भी चेंज हो जाता है। और ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्शन नहीं करता, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। इसके अलावा फोर्स और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है फोर्स डिस्टेंस पे, कि ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो और ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स की, और यहां से पता लगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने की एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमने क्वांटिटी बताई, क्वांटिटी ये बताई कि अगर आप मास को डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वांटिटी तो बता रहा हूं मैं यहां पर। फोर्स कैसे बढ़ रहा है? मास बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, अगर आप इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग। मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूं कि मास कितना बढ़ाएंगे फोर्स कितना बढ़ेगा, डिस्टेंस कितनी बढ़ाएंगे तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वांटिटीज है। अब हम इसके लिए एक क्वालिटेटिव रीजनिंग देंगे, क्वालिटेटिव रीजनिंग, एक क्वालिटी रीजन देंगे। ठीक है, एक बढ़िया सा रीजन देंगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए रीजन ये दिया हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने इसके बारे में लिखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और उन्होंने यही स्टेप्स फॉलो किए थे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। इसी तरह से और भी लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि कुछ इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में बताया है। और इसके अलावा गैलीलियो, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी थ्योरी लिखी थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स को यूज नहीं किया था, इसको प्रूफ करके नहीं बताया था। प्रूफ करके नहीं बताया था इसीलिए हम उनकी थ्योरीज नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ न्यूटन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्टेप्स यूज किए और इस थ्योरी को प्रूफ करके बताया। उसकी क्वांटिटी बताई कि मास कितना बढ़ाने से कितना फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस कितनी बढ़ाने से कितना फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। दूसरा क्वालिटेटिव रीजनिंग की, क्वालिटी रीजन दिया कि हाँ इन सब का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या कारण है? मास। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, या वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करता है, जिनके पास मास होते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक क्वालिटेटिव रीजनिंग थी, एक क्वालिटी रीजन था। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब ये सारे स्टेप्स के बाद में एक फॉर्मूला बना देंगे, ये सारे स्टेप्स के बाद में एक फॉर्मूला बना देंगे, F directly proportionate to m1 m2 and inversely proportionate to the square of distance between the objects। ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है कि आपको
इन थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने इस थ्योरी को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला में कन्वर्ट किया और देखा कि इस फॉर्मूला के अंदर एक क्वांटिटी और आती है, दैट इज कैपिटल जी, इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, चैप्टर 8 है, पार्ट फर्स्ट का, फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर 8 है, उसमें हम ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला देखिए कि मैंने ये सारे स्टेप्स लगा करके मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी, एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला बनाने के बाद अब बात आती है प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया 1 किलोग्राम का, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया 1 किलोग्राम का, और इनके बीच की डिस्टेंस रखी 1 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस रखी 1 मीटर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू देखिए क्या रिजल्ट निकाला। इस फॉर्मूला के थ्रू मैंने प्रिडिक्शन की कि जब 1-1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो उनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, ये फोर्स काम करेगा। ये मेरा क्या था, प्रेडिक्शन। किसकी हेल्प से प्रेडिक्शन किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग की हेल्प से। जो मैंने फॉर्मूला बनाया था उस फॉर्मूला से मैंने प्रेडिक्शन कर दिया कि अगर 1-1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे तब इतना फोर्स काम करेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। अब इस थ्योरी का वेरिफिकेशन कब होगा, तो आंसर है आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। आपको 1-1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में रखना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और फिर हम यहाँ पर एक डिवाइस लगाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस। वो स्प्रिंग बैलेंस लगा करके ये पता लगाएंगे कि इसके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, और स्प्रिंग बैलेंस लगा करके हमने देखा 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन फोर्स ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरी वेरीफाई होगी या फॉल्सिफाई होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो थ्योरी है वो वेरीफाई हो चुकी है। अगर प्रेडिक्शन के रिजल्ट अलग होते और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अलग आते तो ये थ्योरी फॉल्सिफाई हो जाती, ये थ्योरी गलत प्रूफ हो जाती। अगर गलत प्रूफ हो जाती तो हम यहां से दोबारा करते स्टेप्स को, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन। फिर ये 4 स्टेप्स को फिर से रिपीट करना पड़ता। एक्सपेरिमेंट दोबारा करते, फिर से देखते कि क्या रीजन हो सकता है उसका, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर प्रेडिक्शन, फिर वेरीफाई और फॉल्सिफाई। अभी रुकिए, एक बार डाउट मैं आपके लेने स्टार्ट करूंगा। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जिसको बोला जाता है। सोलर एक्लिप्स में आपको ये पता है कि सन, अर्थ और मून तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जैसे कि ये सन है और यहां पर होगा मून और इस जगह पर होगी अर्थ। सो दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। ये सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं। अब ये क्या थी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि हमें अपने आसपास, हम जब भी रात को देखते हैं या दिन में देखते हैं तो 2 साल 1 साल के बाद हमें ये सोलर एक्लिप्स दिखाई देते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद होगा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए हम सन, अर्थ और मून को तो लैब में नहीं लेकर के आ सकते हैं, लेकिन हम उनका एक मॉडल बना सकते हैं। तो यहां पर हम अर्थ, मून और सन, इन तीनों का एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बना करके जितनी भी सन, मून और अर्थ की स्पीड है, ये सब लोग मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता यूनिवर्स में, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। तो इनकी वेलोसिटीज के रेशो में हम लोग उस मॉडल को रखेंगे और देखेंगे कि हाँ, उस मॉडल के अंदर भी ऐसा होता है। हमने क्या किया, सेंटर में यहाँ पर सन को फिक्स कर दिया और अर्थ को ऐसा घुमा रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ मून को रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर हम देख रहे हैं कि हमने जो मॉडल बनाया उसमें भी कभी ना कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि वो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमने लैब में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में भी यही प्रूफ हुआ कि ऐसा पॉसिबल है। और अब क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग देंगे। अब क्वांटिटी बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे कितने समय बाद ऐसा होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो क्वांटिटी बताएंगे कि कितने टाइम के बाद ऐसा होता है, और टाइम हम कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे वेलोसिटीज को। अर्थ कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मून कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सन भी स्टेशनरी नहीं है, वो गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है। वो भी गैलेक्सी का जो सेंटर है सैगिटेरस ए ब्लैक होल का नेम है, जिसके चारों तरफ वो रिवोल्यूशन कर रहा है। अब सन भी रिवोल्यूशन कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 70,000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो चल रहा है। जो सन है वो भी 70,000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सन भी ऐसा आगे बढ़ रहा है, उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो सन के साथ साथ अर्थ भी आगे की तरफ रोटेट होती जा रही है।
तो इनकी वेलोसिटीज हमें पता है, अर्थ, मून और सन की, ये हमने कैलकुलेशन से करके निकाल रखी है कि क्या क्या वेलोसिटी से मूव करते हैं, और उनकी वेलोसिटीज से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टाइम पता कर सकते हैं। न्यूटन ने इक्वेशंस दिए थे ना, लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, सॉरी, 3 तो लॉ बताए थे मोशन के और 3 इक्वेशंस बताए थे मोशन के, तो उनका यूज करके, या और भी हमारे पास रोटेशनल मोशन की कुछ फॉर्मूलाज है, उनका यूज करके हम लोग टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे। और क्वालिटी रीजन क्या देंगे, क्वालिटी रीजन ये देंगे कि अर्थ, मून और सन तीनों ही मोशन में है, और तीनों ही मोशन में है, तो इनके मोशन के कारण कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो ये था क्वालिटी रीजन। अब करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैंने आपको बताया कि हम लोग टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला बना करके प्रेडिक्शन करेंगे। तो फॉर्मूला से ये प्रेडिक्शन हुआ 2 years 3 months एंड 14 days के बाद सोलर एक्लिप्स होगा। तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से हमने ये प्रेडिक्शन किया कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आज से 2 साल बाद, 2 साल 3 महीने और 14 दिन के बाद, 14 डेज के बाद सोलर एक्लिप्स होगा। अब बताइए इस थ्योरी का वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन कब होगा? इस थ्योरी का वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन कब होगा? ठीक इतने समय के बाद। तो हमें वेट करना पड़ेगा। अब 2 साल 3 मंथ और 14 डेज के बाद हमने देखा उसी दिन सोलर एक्लिप्स हो गया। अगर सोलर एक्लिप्स हो गया तो हमारी थ्योरी क्या हो गई? वेरीफाई होगी। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही था। तो हमने जो भी फॉर्मूला बनाया उसका वेरिफिकेशन इतने टाइम के बाद हो जाएगा, अगर इसी दिन सोलर एक्लिप्स हो जाएगा तो। और अगर नहीं होता तो हमारी थ्योरी क्या हो जाती? फॉल्सिफाई हो जाती। अगर फॉल्सिफाई हो जाती तो फिर से हमें इन 4-5 स्टेप्स को रिपीट करना पड़ता और नई थ्योरी देनी पड़ती। Okay, now students, if you have any queries, then raise your hand. Do it fast. Okay. Student, raise your hands if you have any query, any questions. Okay. Mr. Yash. Good morning, sir. Good morning, beta. Ask your question. सर मैथमेटिक मॉडलिंग जो है सर, अगर वो हमारा सही हो लेकिन हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाए। हाँ जी, तो अगर वेरिफिकेशन गलत हो रहा है ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ थी, तो हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग भी दोबारा करनी पड़ सकती है। फॉर्मूला के अंदर भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सर उसको रीचेक करने का फिर क्या तरीका होगा कि हमारी गलती कहाँ हो गई? गलती कहाँ हो गई? तो मैंने आपको बोला कि आपको फिर से इस स्टेप पर आना पड़ेगा। अगर फॉल्सिफाई हो गया तो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई। देखिए, न्यूटन ने भी एक लॉ ली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि साउंड की वेलोसिटी क्या होती है एयर में, तो उनसे भी उस स्टेप में कुछ गलती हो गई थी। बाद में लाप्लास एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको करेक्ट किया। तो उनके फॉर्मूला के अंदर जो भी गलती थी उन्होंने उसको देखा और उसको करेक्ट किया, जिसको बोला जाता है लाप्लास करेक्शन के नाम से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, if you have any doubt then please ask your questions. Students, you have understanding clearly what I am clarifying. मैंने आपको जो भी क्लैरिफाई किया, एक्सप्लेन किया, अगर आप वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्लियरली, then all the students please raise your hands. All the students raise your hands. Sir, all the students raise your hands. Yes. good Any morning, question? sir. Good Yes, morning. sir. So my question is that अगर दो ऑब्जेक्ट का मास अगर इक्वल है तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? तो आपको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। F is equal to G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है तो m1 की जगह लिखा जाएगा 1 किलोग्राम,
और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास भी है 1 किलोग्राम, तो m2 की जगह लिखा जाएगा 1 किलोग्राम। और अगर उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके फोर्स निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से। और अगर आप बोल रहे हैं कि मास सेम है, तो यहां से आप एक फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए अगर दोनों मास सेम है तो इसको क्या लिखा जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट के मास को भी m लिखेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को भी m लिखेंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। यस, नेक्स्ट, एनी क्वेरी? ओके, अब आप मैं आपको बताता हूं कि आपको नोट्स लिखने हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की थी इस चैप्टर की, जिसमें आप लोग ये सारे स्टेप्स को देख सकते हैं, डेफिनेशंस को देख सकते हैं। तो उनको आप नोटबुक में लिखेंगे और वो फिजिक्स का होगा पार्ट 1। पार्ट 2 भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है, कुछ लोगों ने अपने नेम जो है वो मोबाइल के नेम से रखे हैं, तो प्लीज अपने नेम्स को चेंज कीजिए, जूम ऐप के अंदर जाइए और नेम जो है उसको करेक्ट कीजिए, नहीं तो आपकी अटेंडेंस यहाँ पर